नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 27 दिसंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आइडेंटिफाई किया है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वही 4 हम डिस्कस करेंगे। और भी कुछ इंक्लूड करने के बारे में सोच रहा था, अगर कुछ बचा है तो मैं कल का डेली न्यूज़ में इंक्लूड करूँगा। मैं नहीं तो हर्षित सर आपके लिए एक्सप्लेन करके देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ बियर विथ मी। सबसे पहला न्यूज़ है सेंटर स्टेट सेट्सअप एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स। देखिए, हमारा गेमिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सेंटर एक एवीजीसी टास्क फोर्स सेटअप कर रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, मनरेगा अटेंडेंस को डिजिटली कैप्चर करने के लिए सेंटर ने डिसाइड किया है जनवरी 1, 2023 से मनरेगा अटेंडेंस डिजिटली कैप्चर होगा। वो क्या है, कौन सा ऐप के थ्रू होगा, वो सब देखेंगे। फिर देखिए, पार्लियामेंट्री पैनल यूनियन गवर्नमेंट को बोला है जल्दी से डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को कैटेगराइज कर लो। देखिए, हमारे देश में कई सारे डीएनटी ट्राइब्स है। वो क्या है, मैं आपको न्यूज़ एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। तो डीएनटी ट्राइब्स के बहुत सारे कम्युनिटीज अभी भी ऐसा है जिन्हें अभी तक कोई कैटेगराइजेशन नहीं मिला है। कैटेगराइजेशन मतलब एससी, एसटी या ओबीसी में इंक्लूड नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है। तो एक हाउस पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल, इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है ये काम आप जल्दी करो, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रसाद प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। प्रसाद प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। शुरुआत करते दोस्तों। सबसे पहला न्यूज, सेंटर सेट्स अप एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, आप ही के हिसाब से ग्लोबली अगर आप देखोगे, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर को कौन डोमिनेट करता है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज करता है। तो इंडिया में भी इसके लिए पोटेंशियल है। इसके बारे में काफ़ी बार रिसर्च वगैरह हुआ है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरवेंशन आया है दोस्तों। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया है ऑन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, जिसे एवीजीसी बोलेंगे, ठीक है। इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, और ये टास्क फोर्स अपना पहला एक्शन प्लान सबमिट करेंगे 90 दिन के अंदर। एक्शन प्लान के अंदर किस तरह इनका प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो सब डिटेल में ये लोग एक एक्शन प्लान बना के सबमिट करेंगे, ठीक है, 90 दिन के अंदर। तो इस टास्क फोर्स में इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, ठीक है। वैसे बजट स्पीच में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने बोला था एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स क्रिएट करेंगे करके। तो अब ये इंप्लीमेंट हो रहा है। सो द बॉडी विल फ्रेम ए नेशनल एवीजीसी पॉलिसी। देखिए, कोई भी एक पॉलिसी को अगर इंप्लीमेंट करना है, नया इनिशिएटिव लेके आना है, सबसे पहले एक नेशनल पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये सब के बारे में आपको मालूम होगा। तो एवीजीसी को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल एवीजीसी पॉलिसी सबसे पहले फ्रेम करेंगे ये जो बॉडी है, एंड एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंड करेंगे फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरल कोर्सेज इन एवीजीसी रिलेटेड सेक्टर्स। तो देखिए किस तरह एवीजीसी सेक्टर में एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है एवीजीसी रिलेटेड सेक्टर्स में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरल कोर्सेज के लिए क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, वो सब के रिगार्डिंग एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी रिकमेंड करने का काम ये प्रमोशन टास्क फोर्स का होगा। And they facilitate skilling initiatives in collaboration with academic institutions, vocational training centers and industry. And obviously it will boost employment opportunities, help in promotion and market development activities to extend global reach of Indian industry. देखिए, आज की डेट में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का एक ग्लोबल आउटरीच नहीं है, ये बात सच है। आप लोग भी जो गेम्स वगैरह खेलते हैं या फिर प्ले स्टेशन यूज़ करते हैं, उसमें इंडियन मेड गेम्स बिल्कुल कम है थोड़ा बहुत, फिर भी उसका इतना पॉपुलैरिटी नहीं है। पर गवर्नमेंट का ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव से इंडियन एवीजीसी सेक्टर प्रमोट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को एक ग्लोबल आउटरीच मिलने का चांसेस भी है। एंड ऑब्वियसली अगर सही तरह काम करेंगे हमारा एक्सपोर्ट्स एनहांस होगा एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने का चांसेस है कि नहीं। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का कहना यह है AVGC sector in India had the potential to become the torch bearer of Create in India and Brand India. India has the potential to capture 5%, about $40 billion of the global market share by 2025. तो हमारा ज़्यादा ambitious प्लान तो नहीं है। ग्लोबल मार्केट शेयर का 5% तक हमें अचीव करना है 2025 तक, और हमारा एनुअल ग्रोथ होना चाहिए अराउंड 25 to 30%, एंड हर साल 1,60,000 न्यू जॉब्स क्रिएट करना चाहिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स है।
और इस टास्क फोर्स में कौन कौन रहेंगे? सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एंड इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे? देखिए, मेजर गेमिंग कंपनीज है इंडिया का, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जैसे कि बीरेन घोष ऑफ टेक्निकलर इंडिया, आशीष कुलकर्णी ऑफ पुनर्युग आर्ट विशन, फिर जयेश कृष्णमूर्ति ऑफ एनी ब्रेन, केतन यादव ऑफ रेड चिलीज वीएफएक्स, चैतन्य चिंचिलकार ऑफ विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, किशोर किचली ऑफ जाइंगा इंडिया, नीरज रॉय ऑफ हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का मेजर टॉर्च बियरर्स है ये सारे कंपनी, जैसे कि टेक्निकलर इंडिया, पुनर्युग आर्टिविशन, एनी ब्रेन, रेड चिलीज वीएफएक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, heads of education bodies such as All India Council of Technical Education, National Council of Educational Research and Training, and industry bodies such as the Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry and the Media and Entertainment Skills Council। तो ये सारे एजेंसीज का रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोस्तों ये AVGC टास्क फोर्स में। अब देखिए दोस्तों, इंडियंस में पोटेंशियल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है, अगर ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो आने वाले टाइम पर इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का भी एक नाम होगा ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री के सामने। आज जो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज जो डोमिनेट करते हैं ना गेमिंग इंडस्ट्री को, इसका एक पार्ट बन जाएंगे इंडिया भी। अगला है सेंटर मेक्स डिजिटली कैप्चरिंग मनरेगा अटेंडेंस यूनिवर्सल फ्रॉम जनवरी 1, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लेके काफ़ी बवाल चल रहा है पिछले 1-2 साल से। प्रॉब्लम क्या है ना, कई सारे कंप्लेंट्स आया था इस स्कीम का ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेके। होता क्या है, कई इलाकों में काम तो होता ही नहीं है, पर जो मेड्स एंड सुपरवाइजर्स है वो ऐसे ही नकली मास्टर रोल्स वगैरह क्रिएट करके वेजेस ले रहा था गवर्नमेंट से। तो कंप्लेंट रिसीव करने के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने मई 2021 को एक पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था टू कैप्चर अटेंडेंस वाया ए मोबाइल एप्लीकेशन, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज NMMS। तो ये बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है। हर एक साइट का जो सुपरवाइजर है, मेट है, जिनका काम रहता है काम को सुपरवाइज करना, उन्हें ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में अटेंडेंस अपलोड करना था। पर इसको लेके भी प्रॉब्लम्स था, क्योंकि देखिए रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मेट्स एंड सुपरवाइजर्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो ये सारे कंप्लेंट्स तो आ रहा था। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कि अटेंडेंस को इस मोबाइल एप्लीकेशन में 100% रजिस्टर करना ही करना है करके। तो मई 16, 2022 से कैप्चरिंग अटेंडेंस वाया द एप्लीकेशन वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल वर्कसाइट्स विथ 20 और मोर वर्कर्स। तो जितने वर्कसाइट्स में 20 से ज़्यादा वर्कर्स है, उनका अटेंडेंस इस मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू कैप्चर करना मैंडेटरी बना दिया था। पर अब क्या है, सेंटर मेक्स डिजिटली कैप्चरिंग मनरेगा अटेंडेंस यूनिवर्सल फ्रॉम जनवरी 1। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, हर एक जॉब साइट से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू अटेंडेंस कैप्चर करना ही करना है। तो ये गवर्नमेंट ने बताया है। सो दिस रिक्वायर्ड अपलोडिंग 2 टाइम स्टैम्प्ड एंड जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द वर्कर्स। तो देखिए किस तरह रजिस्टर होता है अटेंडेंस। 2 फोटोग्राफ्स लेना है, तो फोटोग्राफ्स में एक तो टाइम स्टैम्प्ड रहेगा, मतलब किस टाइम में ये फोटोग्राफ ले रहा है ये पता चल जाएगा। दूसरा जियो टैग्ड रहेगा, किस लोकेशन से फोटोग्राफ कैप्चर हो रहा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहता है, इसलिए हर एक वर्कर का फोटोग्राफ इस एप्लीकेशन में अपलोड करना है टाइम एंड लोकेशन के साथ। एंड ये काम किसका है? द जॉब फेल ऑन द मेट्स और सुपरवाइजर्स हु आर पेड ओनली मार्जिनली मोर देन अनस्किल्ड वर्कर्स। अब देखिए मनरेगा के अंदर एक तो होता है अनस्किल्ड वर्कर्स जो एक्चुअली काम करते हैं, और इन्हें सुपरवाइज करने के लिए एक मेट रहता है या फिर सुपरवाइजर रहता है। अब इनकी तरफ से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहा था, क्योंकि मेट्स एंड सुपरवाइजर्स का काम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो इन्हें थोड़ा सा और पेमेंट देना चाहिए ना। पर इनका और अनस्किल्ड वर्कर्स के बीच में जो पेमेंट डिफरेंस है ना, वो केवल मार्जिनल है। ऊपर से मेट्स एंड सुपरवाइजर्स का जो पेमेंट है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा लेट होता था। तो इसी का रिगार्डिंग एक रिपोर्ट रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में आया था कि मेट्स एंड सुपरवाइजर्स आजकल क्या कर रहा है, उनका नाम अनस्किल्ड वर्कर्स में इंक्लूड करके वो पेमेंट ले रहा है, क्योंकि मेट्स एंड सुपरवाइजर्स करके अगर नाम गवर्नमेंट के पास आएंगे वो पेमेंट मिलने में टाइम लग रहा था। तो अब दूसरा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये NMMS के थ्रू अटेंडेंस रजिस्टर करने का काम मेट्स एंड सुपरवाइजर्स को दिया है, मतलब उनका काम बढ़ा दिया है, पर उनका पेमेंट अनस्किल्ड वर्कर्स से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है।
तो ये सारी बातें इधर बताया जा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है मेड्स एंड सुपरवाइजर की तरफ से और एक प्रोटेस्ट होगा इस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट। नाउ मनरेगा के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स भी जान लेते हैं। मनरेगा वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड है। 2005 में ये लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है? टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो देखिए ध्यान क्या रखना है, इसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क रहते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर जॉब करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्किल की जरूरत नहीं है। तो मनरेगा जो है हर साल मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं टू ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड के हर एक अडल्ट मेंबर को हर फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मनरेगा स्कीम गारंटी करते हैं। ठीक है, अगर आपको मनरेगा के अंदर काम नहीं मिल रहा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने का भी प्रोविजन है इस स्कीम के अंदर। ठीक है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 50.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स है दोस्तों मनरेगा के अंडर। नाउ लीगल राइट टू वर्क। Unlike earlier employment guarantee schemes, the Act aims at addressing the cause of chronic poverty through a rights-based framework. तो बेसिकली मनरेगा के अंदर एक लीगल राइट प्रोवाइड किया है वर्कर्स को, मतलब काम करने का राइट, काम मिलने का राइट। ठीक है, नाउ एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज हैव टू बी वीमेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछ भी चुका है दोस्तों। मनरेगा के 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज वीमेन होना चाहिए एंड द वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस स्पेसिफाइड फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द स्टेट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो बेसिकली मनरेगा के अंडर जो वेजेस दिए जा रहा है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बेसिस में होना चाहिए। फिर इट इज ए डिमांड ड्रिवन स्कीम। इसका मतलब क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मनरेगा's डिजाइन is its legally backed guarantee for any rural adult to get work within 15 days of demanding it। देखिए, अगर आपके पास काम नहीं है और आप चाहते हो मनरेगा के अंडर काम करना, आप एप्लीकेशन दोगे। अगर आपको 15 दिन के अंदर मतलब डिमांड करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिल रहा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए मनरेगा के अंदर जितने वर्क्स होता है उसका प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का काम है एंड द एक्ट मैंडेट्स ग्राम सभास टू रिकमेंड द वर्क्स। ये सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। तो मनरेगा के अंदर जो काम है उसे कौन रिकमेंड करता है? ग्राम सभा रिकमेंड करते हैं एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क्स मस्ट बी एक्सिक्यूटेड बाय देम। मतलब मनरेगा के अंदर जो काम होता है उसका एटलीस्ट 50% ग्राम सभा के थ्रू ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगला है Expedite categorization of denotified nomadic semi-nomadic tribes House Panel GS Paper 2 Government Policies and Interventions and Issues Arising Out of Its Implementation और Welfare of Vulnerable Population। ये सारे टॉपिक्स पर आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ काम आएगा। देखिए, Parliamentary Panel on Social Justice and Empowerment has pulled up the Union government over the very slow process to categorize over 260 denotified, nomadic and semi-nomadic tribes under either the SC, ST, OBC list। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 260 से ज़्यादा denotified, nomadic and semi-nomadic tribes हैं। इन्हें इधर एससी में या फिर एसटी में या फिर ओबीसी में इंक्लूड करने के लिए रेकमेंड किया गया था, पर अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया या फिर ये जो प्रोसेस है वेरी स्लो पेस में चल रहा है। तो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यूनियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, आपको ये काम जल्दी करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक सीट स्कीम लेके आया था। सीट का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी स्कीम। तो बेसिकली ये स्कीम के अंदर डीएनटी ट्राइब्स के अंदर जितने लोग हैं उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टारगेट कर रहा है, पर अगर गवर्नमेंट जितने डी नोटिफाइड ट्राइब्स है उन्हें एससी, एसटी या ओबीसी में इंक्लूड नहीं करोगे तब तक उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आया होगा कि क्या है ये डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। मैं आपको बताता हूं। देखिए, दीज आर कम्युनिटीज दैट आर मोस्ट वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो जब ब्रिटिश राज चल रहा था उन्होंने एक लेजिस्लेशन एनैक्ट किया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। इस एक्ट के तहत उन्होंने कुछ कम्युनिटीज को नोटिफाई किया था एज बॉर्न क्रिमिनल्स। ठीक है, मतलब ब्रिटिश राज कुछ कम्युनिटी से हमेशा परेशान थे, तो ब्रिटिश राज ने क्या किया, एक एक्ट एनैक्ट किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। इस एक्ट के अंडर कुछ ट्राइब्स को, कुछ कम्युनिटीज को उन्होंने बोर्न क्रिमिनल्स करके नोटिफाई किया। ठीक है, तो यही ट्राइब्स का नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आप बोल सकते हैं अभी जो डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ये जो ट्राइब्स है ना, इन्हें किसी भी कास्ट ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया अभी तक, ना वो एससी है, एसटी है या ओबीसी है। तो
जितने भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज मिल रहा है ना आजकल SC ST एंड OBCs को, वो सब इनको मिलता नहीं है, ठीक है। वैसे ये एक्ट को गवर्नमेंट ने 1952 में रिपील किया था एंड दिस कम्युनिटीज वेर डी नोटिफाइड, तो इन्हें डी नोटिफाई किया गया था। बेसिकली क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था ना कुछ ट्राइब्स को, तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसे डी नोटिफाई किया। तो तब से ये जो ट्राइब्स है इन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोला जाता है। तो इसमें नोमैडिक लोग भी है, सेमी नोमैडिक लोग भी है, तो ये तीनों को इंक्लूड करके डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स बोलने लग गया, ठीक है। नाउ नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज मतलब क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता हो दोस्तों। दोस हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रादर देन लिविंग इन वन प्लेस ऑल द टाइम, वो एक ही जगह में रहते नहीं है, वो सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते रहते हैं। ऐसे कम्युनिटीज को नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। एंड हिस्टोरिकली नोमैडिक ट्राइब्स एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स नेवर हैड एक्सेस टू प्राइवेट लैंड और होम ओनरशिप। देखिए बहुत पहले से इनके पास कोई प्राइवेट लैंड या होम नहीं था। And while most DNTs are spread across scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes categories, some DNTs are not covered in any of the SC, ST और OBC categories। देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक बोला पहले, मैंने बोला कि कोई भी डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को कैटेगरीज नहीं किया हुआ, ऐसा नहीं है। 1952 से लेके अब तक काफ़ी सारे DNTs को ऑलरेडी SC, ST एंड OBC में इंक्लूड किया है, पर अभी भी ऐसे कई सारे DNTs बचा है, ओवर 260 बचा है जो SC, ST या OBC में कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो इनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बेसिकली जितने DNTs अभी तक इंक्लूडेड नहीं है SC, ST एंड OBCs में, इनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अब पार्लियामेंट्री पैनल ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है जल्दी से इन्हें भी इंक्लूड कर दो SC, ST या OBC में, ठीक है। नाउ ये DNTs का प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक काफी सारे कमीशंस एंड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुआ है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज का नाम मैं बता देता हूं। वन इज क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1947, ठीक है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, अभी का उत्तर प्रदेश। फिर अनंत शयनम अयंगार कमेटी 1949, इट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज रिपील। तो देखिए आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील करने के लिए रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था, अनंत शयनम अयंगार कमेटी 1949 में। फिर देखिए काका कलेलकर कमीशन, इसे फर्स्ट OBC कमीशन भी बोलते हैं, इन्होंने भी DNT ट्राइब्स के बारे में बोला था, ये 1953 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। फिर BP मंडल कमीशन के बारे में भी आपको पता होगा, OBC रिजर्वेशन इन्हीं के recommendations के बेसिस पर हुआ था। सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1980, दे ऑल्सो मेड सम recommendations ऑन द इशू। तो इन्होंने भी कुछ recommendations किया था DNTs का प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो अब हम सीड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs? The scheme was launched by the Union Social Justice Minister Virendra Kumar with the aim of providing free competitive exam coaching, health insurance, housing assistance and livelihood initiatives। तो बेसिकली DNT कम्युनिटी के लोगों को फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग प्रोवाइड करना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, हाउसिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करना, ये सब सीड स्कीम के अंदर है। फिर एन अमाउंट ऑफ 200 करोड़ हैज बीन अलोकेटेड फॉर दिस स्कीम। ऑलरेडी 200 करोड़ का अलोकेशन है इस स्कीम के अंदर, ये 5 साल के अंदर खर्च करना है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26। एज ऑफ December 26 इवनिंग, ये टोटल ऑफ ओवर 5,400 एप्लीकेशंस हैड बीन रिसीव्ड अंडर द सीड स्कीम, नन ऑफ विच हैव बीन अप्रूव्ड एंड नो अमाउंट हैज बीन सैंक्शन। देखिए December 26 मतलब कल के डेट के हिसाब से 5,400 से ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑलरेडी रिसीव किया है सीड स्कीम के अंडर, ऑलरेडी 200 करोड़ अलोकेट भी किया है, पर अभी तक कोई भी अमाउंट सैंक्शन नहीं हुआ है, ये भी बता। और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, मोर देन 10 करोड़ इंडियंस फ्रॉम ओवर 1,400 कम्युनिटीज आर इधर डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, 10 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस फ्रॉम ओवर 1,400 कम्युनिटीज इंडिया में डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक है। इसमें से इदाते कमीशन ने 1,262 कम्युनिटीज को SC, ST या OBC लिस्ट में कैटेगराइज किया था, बट 267 कम्युनिटीज अभी भी अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है। तो इदाते कमीशन भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो 10 करोड़ से ज्यादा डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है इंडिया में। टोटल कम्युनिटीज कितना है 1,400, इसमें से 1,262 कम्युनिटीज ऑलरेडी SC, ST या OBC के अंडर है, पर 267 कम्युनिटीज अभी तक अनकैटेगराइज्ड है, जिसकी वजह से वो सीड स्कीम के अंदर बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पा रहा है।
अगला है प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स प्रसाद प्रोजेक्ट टू क्रिएट ए स्लू ऑफ फैसिलिटीज एट श्रीशैलम, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, टूरिज्म डेवलपमेंट, ये सब में न्यूज आपको काम आएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रसाद प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है एट द टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर इन द पिलग्रिम टाउन ऑफ श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। शी वाज अकम्पनीड बाय तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। देखिए क्या है प्रसाद प्रोजेक्ट। प्रसाद प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन ऑन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ने 2014-15 में, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, दैट इज प्रसाद। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए हमारे देश में बहुत सारे पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कई सारे पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस की हालत खराब है। तो उन पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को डेवलप करना, उधर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये सब प्रसाद स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स है। वैसे और एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में जब ये स्कीम लॉन्च किया था तब नाम था प्रसाद, मतलब नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन ऑन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। बट अक्टूबर 2017 में नाम थोड़ा सा चेंज किया, प्रसाद से प्रसाद किया, मतलब नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, हेरिटेज वाला वर्ड ऐड किया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये स्कीम का इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? The projects identified under this scheme shall be implemented through the identified agencies by the respective state or union territory government. तो इम्प्लीमेंट करना है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को। वैसे स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर इम्प्लीमेंट करने का काम रेस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का है। तो उन्हें एक एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करना है, जिनको डेवलप करना है, जिधर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एंड साथ साथ में रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल ग्लोबल पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट्स, इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटी, लोकल का आर्ट्स, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, क्यूजीन एक्सेट्रा जो जनरेट लाइवलीहुड। तो देखिए एक एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस में जितने लोकल लोग हैं, ठीक है, उधर का लोकल आर्ट, लोकल कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, क्यूजीन, ये सबको प्रमोट करना है। तो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट करना है स्कीम के थ्रू, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स है। तो अभी न्यूज क्या आया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रसाद प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर इन द पिलग्रिम टाउन ऑफ श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। तो श्रीशैलम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। वो एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन से, बहुत सारे टेंपल्स वगैरह है, तो उधर का डेवलपमेंट के लिए प्रसाद प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द हिल टाउन विल गेट ए पिलग्रिम कॉम्प्लेक्स, एमिनिटी सेंटर्स एट हटकेश्वरम एंड शिखरेश्वरम, रिनोवेशन of the Pushkarini, aesthetic illumination of the temple, laying of Krishnaveni road from bus station to Patalaganga, an amphitheater, sound and light show, digital intervention, parking areas, toilet complex, souvenir shops, food courts, ATM, banking services, etc. etc. तो समझ रहे हो ना ये स्कीम क्या है? तो अब देखिए श्रीशैलम एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट श्रीशैलम एरिया को आइडेंटिफाई किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है इस एरिया को हमें डेवलप करना है। तो प्रसाद स्कीम के अंदर डाल के ये जो श्रीशैलम एरिया है उधर होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। देखिए क्या क्या अम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज आ रहा है, एम्फी थिएटर आ रहा है, साउंड एंड लाइट शो आ रहा है, फूड कोर्ट्स आ रहा है, सोवेनिर शॉप्स आ रहा है, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एटीएम, बैंकिंग सर्विसेज, सब कुछ आ रहा है। टोटल आउटले है 48.03 करोड़ रुपीस का। वैसे ये एम्फी थिएटर मतलब क्या होता है दोस्तों? एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विद ए सेंट्रल स्पेस सराउंडेड बाई टियर्स ऑफ सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और स्पोर्टिंग इवेंट्स। आपने पुराने मूवीज में देखा होगा, जैसे कि वो स्पार्टन मूवी वगैरह है ना, 300 मूवी, तो उसमें एम्फी थिएटर्स रहते हैं। ये इटालियन या फिर ग्रीक स्टाइल है, बीच में ऐसे ग्राउंड रहेगा और इधर लोगों को बैठने के लिए जगह रहेगा। तो इधर कुछ ड्रामा शोज वगैरह चलता रहेगा, लोगों को, स्पेक्टेटर्स को देखने के लिए सीट्स भी इधर प्रोवाइड रहेंगे। इस तरह के जो थिएटर्स है ना, इसे एम्फी थिएटर्स बोलते हैं। मतलब राउंड में लोग बैठे रहेंगे, सेंटर में परफॉर्मेंस होगा, जैसे कि स्टेडियम्स वगैरह में होता है, तो इसे एम्फी थिएटर बोलते हैं। तो ये रहा प्रसाद स्कीम के बारे में। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।